मैं सजा रहा ना। हाँ, थोड़ा सा धुंधला। नहीं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेंग थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो साइकिल ऑफ इरोजन का थ्योरी है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का थ्योरी है। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप कि आप लोग दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ साथ आप लोग को अपने पढ़ाई को भी अपने कंप्लीटली नहीं छोड़े होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है। और जैसा बीपीएससी का अभी परफॉर्मेंस जिस तरह से चल रहा है, जिसका बीपीएससी इतना एक्टिव दिख रही है, लग रहा है कि इस बार बीपीएससी सारा एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करा रही है, नोटिफिकेशन भी आ रहा है, तो एग्जाम ले ही लेगी। तो गाइस थोड़ा मतलब कि एंजॉय तो करना है, दिवाली का, छठ का एंजॉय करना है, क्योंकि फेस्टिवल है। तो सब कुछ छोड़ करके लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अपने जो एंजॉयमेंट का अपना टाइम है, उसको अपने अलग रखना ही है, एंजॉय करना ही है। बट ये ध्यान रहे कि कंप्लीटली सब कुछ पढ़ाई छोड़ नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा बस ये करते रहना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि कुछ डिफरेंस कहाँ होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि दिवाली आया तो छठ आया, कोई फेस्टिवल आया तो छोड़ करके 5 दिन एकदम फुल एंजॉयमेंट करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि दिवाली छठ में भी ना थोड़ा थोड़ा बस करते रह जाते हैं, बस एक ही 2 क्वेश्चन कर लिए, कहीं मन हुआ तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, तो यही आपको आगे लेके चला जाएगा, और लोगों से यही आपको अलग बनाएगा, और यही आपको आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों मतलब भूलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस करते जाना है। तो एंजॉय कीजिए, बट पढ़ाई भी कीजिए, मतलब करते रहिए। तो आज देखते हैं गाइस, आज देखते हैं पेंग थ्योरी ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में। ये एक्चुअली मैं बनाया हूँ, ये पेंग थ्योरी के पहले मैं आपको डेविस थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। जो मोर्फोलॉजी में एक थ्योरी है डेविस और पेंग का, जो लैंड फॉर्म्स को बताता है कि लैंड फॉर्म्स को भी बनता है ना, तो लैंड फॉर्म्स कैसे बनता है, एक प्रोसेस के थ्रू, साइकिल ऑफ इरोजन के थ्रू लैंड फॉर्म्स कैसे बनता है, इसी का थ्योरी है। तो डेविस भी थ्योरी दिए हैं, उसके बाद इसी में कुछ कनेक्ट करके एक पेंग अपना थ्योरी दिए थे। तो ये बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं जो पेंग का थ्योरी है, और मैं पढ़ाया हूँ तो मैं कंपेयर करवाया हूँ। ये जो डायग्राम है ना, ये पेंग का है, बट नीचे मैं डेविस का बनाया हूँ, इसलिए क्योंकि आपको मतलब कि समझ में आए, डिफरेंस समझ में आए। ठीक है ना गौतम, मतलब कि हम बनाए हैं क्योंकि डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि डिफरेंस समझ में आएगा ना, तभी समझ में आएगा कि एक दोनों से अलग कैसे है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं, हमेशा की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से एग्जाम में हम लोग लिख सकते हैं इसको। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ लिया, लिखने के लिए हम लोग को अलग से हम लोग को किताब पढ़ना पड़ रहा है या कहीं नोट्स देखना पड़ रहा, नहीं। कंप्लीट ये नोट्स है, कंप्लीट ये सिलेबस है, इतना पढ़ लिए, समझिए आपका हो गया। इस तरह से भी लिख के आ जाइएगा तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। आप थोड़ा सा इसमें अगर थ्योरी फॉर्म थोड़ा सा हल्का ऐड कर दीजिएगा तो बेस्ट है फिर। तो देखते हैं गाइस कैसे पढ़ने वाले हैं। इंट्रो देखने वाले हैं, अजम्पशन देखने वाले हैं, साइकिल ऑफ इरोजन कैसा क्या साइकिल तभी देखने वाले हैं, इसका कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ज्योग्राफिकली, इसको वो देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और इसका इवैल्यूएशन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आजकल इवैल्यूएशन पूछने लगा है। तो देखते हैं इंट्रो में क्या देखते हैं। देखे थे कि डेविस का जो थ्योरी था ना, जो लैंड फॉर्म्स का थ्योरी था, वो डेविस बेसिकली अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन ज्योग्राफर थे। तो बेसिकली जो देखे थे वो हम पढ़े थे कि वो टेम्परेट रीजन का, कूल रीजन का, ह्यूमिड रीजन का इन्वायरमेंट स्टडी किए थे। उसके हिसाब से वो अपना थ्योरी दिए ना, तो वो बोले कि नहीं, उस थ्योरी में जो रिवर होता है ना, वो मेन प्रोसेस ऑफ मेन एजेंट है ना, क्या चीज का, इरोजन का मेन एजेंट है। क्यों? क्योंकि जिस रीजन में स्टडी किया वो अमेरिका जैसा रीजन है, जहां पे ह्यूमिड रीजन है, वहां पे वाटर है ना। ह्यूमिड रीजन में जो होता है, जो टेम्परेट रीजन में, कूल रीजन में जो वाटर है ना, मेन एजेंट है इरोजन का। ऐसे इरोजन का बहुत सारा एजेंट हो सकता है, जैसे कि एरिड रीजन जाएंगे जहां डिजर्ट होता है, वहां पे एयर होता है, क्योंकि हवा होता है ना, हवा होता है मार के बालू को बहा करके ले जाकर के पहाड़ तक को तोड़ देता है, जिसमें हम लोग बहुत सारा लैंडफॉर्म्स बनता है, जो हम लोग देखेंगे आगे, जो लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जब हम लोग जो बहुत कोल्ड रीजन में चले जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे, जहाँ ग्रीनलैंड हो गया, या रसिया हो गया, या अंटार्कटिका हो गया, यहाँ चले जाएंगे ना, तो ग्लेशियर जो होता है ना, वो मेन वो इरोजन का एजेंट होता है। तो हम लोग अभी मतलब कि जो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है उसका, उसमें और इसमें, कि वो जो थे ना, वो टाइम पे ज्यादा फोकस करते, पढ़ाए थे कि वो टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वो सिर्फ डेविस टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट स्टेज है, या स्टेज बेस्ड चेंज है। बोलता है कि ये जो भी साइकिल ऑफ इरोजन है ना, साइकिल ऑफ इरोजन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेज पे डिपेंड करता है।
आगे देखेंगे कि कैसे 3 स्टेज है और किस पे डिपेंड करता है, ये देखेंगे। जो डेविस थे जो अपना थ्योरी दे रहे थे ना, तो डेविस अपना थ्योरी में बेसिकली इंडोजेनिक फोर्स जो होता है, जैसे कोई भी लैंडफॉर्म बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले इंडोजेनिक फोर्स से उसको लैंडफॉर्म बनता है। जैसे कि हमारा कोई माउंटेन बन गया तो टेक्टोनिक इवेंट्स होता है, ओ प्लेट सीसी प्लेट अलग अलग प्लेट कोलाइड करता है, जिससे कि हमारा लैंडफॉर्म्स बनता है। जैसे कि माउंटेन बन गया, माउंटेन बनने के बाद क्या होता है, वहां पे रिवर फ्लो करता है, एयर होता है, टेम्परेचर होता है, बहुत सारा फैक्टर है जिसके कारण से वो उसका डिनोडेशन होता है, उसका इरोजन होता है। इरोजन होने के बाद वही कहीं जा करके उसको रिवर के थ्रू बहा करके उसका सेडिमेंट्स वगैरह कहीं और लेकर डिपोजिट करता है, फिर लैंडफॉर्म्स बनता है। तो टेक्टोनिक के थ्रू भी लैंडफॉर्म्स बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। टेक्टोनिक के थ्रू भी लैंडफॉर्म्स बनता है और इसके थ्रू भी लैंडफॉर्म्स एक्सप्लेन करता है। टेक्टोनिक थ्योरी भी लैंडफॉर्म्स एक्सप्लेन करता है और डेविस पेंक थ्योरी भी लैंडफॉर्म्स एक्सप्लेन करता है। बट जो टेक्टोनिक इवेंट्स जो लैंडफॉर्म एक्सप्लेन करता है ना, वो मेजर लैंडफॉर्म्स होता है। जैसे कॉन्टिनेंट का बिल्डिंग, ब्लॉक मतलब कि आइलैंड चेन का बिल्डिंग पढ़े हैं ना, जैसे माउंटेन बिल्डिंग, इस तरह का जो लैंडफॉर्म्स बनता है वो टेक्टोनिक इवेंट से बनता है। वो एक बार बन गया उसके बाद उसमें बहुत सारा इरोजन होता है, जिसको एक्सप्लेन करता है ये डेविस और पेंक कि कैसे इरोजन हो रहा है, साइकिल ऑफ इरोजन। इरोजन करने के बाद फिर क्या होता है, वही इरोजन होता है, कहीं और जगह डिपोजिशन होता है, जिससे भी लैंडफॉर्म्स बनता है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स बनता है ना, इरोजन का बाहरी फोर्स के कारण, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण कोई भी लैंडफॉर्म्स बनता है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं ये डेविस और पेंक, है ना। तो देखते हैं ये मोर कंसर्न अबाउट द प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्रोसेस थ्योरिस्ट बोलते हैं पेंक को। ये ना, ये क्या थी, ये जो प्रोसेस होता है ना, कोई भी लैंडफॉर्म्स किस प्रोसेस से बन रहा है, मतलब कि इंडोजेनिक फोर्स होता है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो फोर्स जो प्रोसेस है ना, उस पे इनका ज्यादा फोकस था, इंडोजेनिक फोर्स पे। वो तो बोलते थे क्या, वो तो पेंक डेविस क्या बोलते थे कि कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है ना, वो बहुत ही सडन अपलिफ्टमेंट होता है किसी भी लैंडफॉर्म्स का, और तब तक इरोजन नहीं होता है जब तक कि लैंडफॉर्म्स का कंप्लीट अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाए। कंप्लीट अपलिफ्टमेंट हो जाएगा एक बार लैंड का, उसके बाद उसमें साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है, ये बोलते थे। लेकिन इनका कहना ऐसा नहीं था, ये बोलते थे कि साइकिल ऑफ इरोजन है, अपलिफ्टमेंट के साथ साथ इरोजन भी चलते रहता है, ठीक है। और इनका ज्यादा फोकस था प्रोसेस पे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए इनको बोलते हैं प्रोसेस थ्योरिस्ट, ठीक है। ये टाइम इंडिपेंडेंट स्टेज अभी समझा दिए हम। ये जर्मन कराने वाले थे, ये जर्मनी कराने वाले थे, जर्मन थे। इस कारण से इनका जो थ्योरी है ना, उसमें बहुत सारा जर्मन टर्म यूज हुआ है, आगे देखेंगे। जैसे कि ये देखो, ग्लिच फॉर्मिगे इंट्विकेलन, क्या है ये, एस्टिगेंडे इंट्विकेलन, ये सब जर्मन वर्ड है, ये सब जर्मन वर्ड यूज किए हैं। तो इस कारण से इनका थ्योरी थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये ना अपना थ्योरी देने से पहले ही ये इनका डेथ हो गया, अपना थ्योरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इस कारण से इनका थोड़ा सा मतलब कि अंडरस्टूड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इनका थ्योरी का। तो ये सब देखेंगे, इनका ड्रॉबैक में देखेंगे। अजम्पशन देखते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा ना कि डेविस से कैसे अलग है, क्या है, नहीं है, तो हल्का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि हर थ्योरी का जो कोई भी साइंटिस्ट होता है ना, अपना थ्योरी देता है ना, उसके पहले अपना एक एग्जाम्पशन देता है, कुछ सेट ऑफ होता है, जो कि सेट ऑफ मतलब कि कुछ ऐसा होता है ना कि सेट ऑफ एक्टिविटी, जिसको मान लेता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, उसके बाद अपना थ्योरी देता है। तो ये भी अपना मान लिए थे। जैसे कि क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि स्टार्ट विथ इनिशियल सरफेस एट बेस लेवल। जैसे कि डेविस मानते हैं ना कि कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है वो पहले प्लेन होता है, फीचरलेस प्लेन लैंडफॉर्म्स होता है, सरफेस होता है। उस पर क्या होता है कि लैंडफॉर्म्स का सडन अपलिफ्टमेंट होता है, उसके बाद कंप्लीट अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तब इरोजन स्टार्ट होता है। उनका भी ऐसा मानना था, ऐसा इनका मानना है कि स्टार्ट विथ इनिशियल सरफेस एट बेस लेवल। कोई भी इरोजन साइकिल जो होता है कहां से स्टार्ट होता है, इनिशियल सरफेस से होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमर रम्फ बोलते हैं। मतलब कि एक इनिशियल सरफेस मान लिए कोई, ठीक है, उसको बोल रहे हैं, ये एक टर्म बोल रहे हैं प्राइमर रम्फ। प्राइमर रम्फ ये जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब कोई होता है कि एक स्टार्टिंग का कोई सरफेस जो कि बेस लेवल पे हो। बेस लेवल पे मतलब क्या, ओशन का लेवल पे हो, ये ओशन जो होता है ना उसके लेवल पे हो, तभी तो कोई इरोजन नहीं होगा इसमें। उसके बाद क्या होता है कि इसमें इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स लगेगा, तो इससे क्या होगा, ये अपलिफ्टमेंट होना चालू होगा, ये होगा ना। अपलिफ्टमेंट के साथ साथ क्या होगा, इरोजन भी चालू हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये बोलते हैं कि स्टार्ट होता है प्राइमर रम्फ होता है, जिसको बोलते हैं प्राइमर रम्फ। स्टार्टिंग में जो सरफेस होता है उसको प्राइमर रम्फ बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट होता है ना, वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, अभी बताए थे। इनका ये मानना था, ये एक मान लेते हैं इसको, जो प्राइमर रम्फ वाले सरफेस को, स्टार्टिंग सरफेस को प्राइमर रम्फ बोलते हैं, जो बेस लेवल पे होता है। सेकंड लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये बोलना था इनका कि लैंडफॉर्म्स जो होता है ना, वो क्रस्टल मूवमेंट एंड डेनुडेशनल प्रोसेस दोनों का फंक्शन होता है। कोई भी लैंडफॉर्म्स जो होता है ना, हम जो कोई भी लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं ना, उसमें दो फोर्स साथ में काम करता है, क्रस्टल मूवमेंट
क्रस्टल मूवमेंट का कारण क्या हो गया, क्रस्ट ऊपर उठ रहा है टेक्टोनिक इवेंट का कारण, और इसमें क्या है डेनुडेशनल प्रोसेस साथ में होता है। डेनुडेशन मतलब क्या हो गया, ऊपर से डेनुडेट होते जा रहा है, तभी तो कोई भी लैंडफॉर्म्स बन रहा है। तो हमारा जो लैंडफॉर्म्स बन रहा है इसी दोनों का तो मिक्सर है ना, साथ में उठना मतलब कि अपलिफ्टमेंट, क्रस्टल मूवमेंट या क्या क्रस्ट ऊपर मूव कर रहा है टेक्टोनिक इवेंट के कारण, और डेनुडेशनल प्रोसेस, क्रस्टल मूवमेंट और डेनुडेशनल प्रोसेस दोनों का साथ मिक्सचर ये कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है जो होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में देखेंगे कि 3 क्रस्टल स्टेज को ये मानते हैं, बेसिकली मानते हैं ना कि क्रस्ट जो होता है ना, अर्थ क्रस्ट या मतलब कि ओशन क्रस्ट या कोई भी क्रस्ट जो होता है ना, वो 3 स्टेज उसका होता है क्रस्टल स्टेज। एक तो होता है कि क्रस्टल स्टेबिलिटी, कुछ नहीं है, क्रस्ट स्टेबल है, उसका कहीं ना अपलिफ्टमेंट हो रहा ना इरोजन हो रहा, कुछ नहीं, मतलब एकदम स्टेबल टाइप का है, ऐसा इनको ये बोलते हैं कि 3 स्टेज होता है। एक क्रस्टल स्टेबिलिटी होता है जहां पे कोई अपलिफ्टमेंट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा में मानते हैं ना कि इनिशियल डोम साइड का, जैसे कि प्राइमर रंग है ये क्रस्टल स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये सी लेवल पे है, तो सी लेवल में कोई भी चीज रहेगा तो इरोजन नहीं होगा ना, क्योंकि इरोजन लैंड उसमें रिवर फ्लो करेगा तभी तो इरोजन होगा ना। रिवर फ्लो नहीं कर रहा है मतलब कि वो सी लेवल पे है तो इसमें इरोजन नहीं होगा, तभी मतलब कि वो सी लेवल पे है, जिसको मानते हैं कि क्रस्टल स्टेबिलिटी है ये। उसको कहते हैं कि इनिशियल डोम्ड अपलिफ्टमेंट, इसमें हल्का सा डोम टाइप का एक अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। और उसको बोलते हैं कि एक्सटेंसिव क्रस्टल अपलिफ्टमेंट, एक्सटेंसिव होता है इसमें। तो 3 गो क्रस्टल स्टेज ना, 3 गो ये मानते हैं, बस कुछ है नहीं, ये थ्योरी दे रहे हैं, उसमें बस बोल रहे हैं कि इरोजन जो होता है स्टार्टिंग से होता है, जिसका स्टार्ट होता है जहाँ पे कोई इरोजन स्टार्ट नहीं रहता है, जहाँ एक इनिशियल सरफेस होता है उसको प्राइमर हम बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, और लैंडफॉर्म्स होता है जो हमारा कोई लैंडफॉर्म्स बनता है ना, 2 चीज का फंक्शन होता है, क्रस्टल मूवमेंट का और साथ में डेनुडेशनल प्रोसेस का। और ये बोलते हैं कि ये छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ये छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं खास करके, ये बस ये बता देते हैं कि क्रस्टल स्टेज है ना वो 3 चीज का, उसका 3 तरह का क्रस्टल स्टेज, तीन स्टेज मानते हैं। एक में कहते हैं क्रस्टल स्टेबिलिटी है, दूसरा मानते हैं हल्का डोम शेप अपलिफ्टमेंट होगा, फिर बोलते हैं कि मासिव अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अपलिफ्टमेंट और इरोजन जो है ना वो को एग्जिस्टेंस होगा, दोनों साथ में होगा, अभी बताए थे ये, तो समझ में आ रहा है। साइकिल ऑफ इरोजन देखते हैं, 2 पॉइंट हो गया गाइस। साइकिल ऑफ इरोजन देखते हैं। साइकिल ऑफ इरोजन में बेसिकली क्या, हम डेविस में भी पढ़े थे कि जो रिवर होती है ना इरोड करती है लैंडफॉर्म्स को, तो 3 स्टेज में होता है, कौन कौन, यंग, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, पढ़े थे ना। यहाँ भी वही है, बट ये नाम ना उसका अलग दिए हैं, क्योंकि अलग लगना चाहिए ना दिखने में। अब साइंटिस्ट है, एक ही थ्योरी पे दोनों काम कर रहे हैं तो अलग अलग दिए क्योंकि मिसलीड ना हो जाए। इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, इसको स्टार्टिंग वाले फेज को यंग फेज को बोलते हैं, यंग स्टेज को बोलते हैं, ये ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बैक्सिंग फेज, और इसी को बोलते हैं, जर्मन एक नेम है ऑफ्स्टिगेंडे, AUFSTEIGENDE, ऑफ्स्टिगेंडे इन ट्विकेलैंड। और फिर ये सेकंड फेज में मानते हैं जो मैच्योर फेज होता है, इसको बोलते हैं फेज ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ, यहाँ पे है ग्रोथ फेज, कांस्टेंट ग्रोथ फेज, और तीसरा है डिक्लाइन फेज, ठीक है। लैंडफॉर्म्स डिक्लाइन होता है, तीनों को समझाएंगे तब समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि ये देखते हैं एक माउंटेन है, ठीक है, बताए थे कि माउंटेन का पीक से लेकर के उसका बेस तक जो हाइट होता है उसको एब्सोल्यूट हाइट बोलते हैं, और उसका जो वैली होता है, वैली से टॉप तक उसको जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव हाइट बोलते हैं। इसको स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देखते हैं ना कि ग्रोथ फेज जो होता है ना, जिसको बैक्सिंग फेज बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो अपलिफ्टमेंट होता है ना रैपिड एंड एक्सेलरेटिंग होता है, माने कि अपलिफ्टमेंट है ना वो रैपिड और क्या होता है, एक्सेलरेटिंग होता है। इसमें इसमें एक सिंपल से समझो ना कि अपलिफ्टमेंट जो है ना, सेनाइल अपलिफ्टमेंट है ना वो समिट इरोजन, माने कि जितना रेट से ये पूरा माउंटेन उठ रहा है टेक्टोनिक इवेंट्स के कारण, उतना वो रेट जो है ना बहुत ज्यादा है। और समिट इरोजन भी तो होता है, साथ में होता है ना, कोई एग्जिस्टेंस यहाँ पे देख रहा, कोई एग्जिस्टेंस है इरोजन और ये अपलिफ्टमेंट। तो इरोजन जो है ना ऊपर से इरोड करते आ रहा है नीचे की तरफ, इरोजन वो कम है, अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि समझ रहा है ना स्टार्टिंग वाले फेज में। अब ऐसे भी स्टार्टिंग वाले फेज में इरोजन, समिट इरोजन कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना, जो वाटर गिरता है ऊपर से ना, तो साइड का वैली इरोड नहीं करता है, और जब तक ये साइड इरोड नहीं करेगा
तब तक ये घटेगा कैसे ऊपर वाला, नीचे काटेगा तो बस ये जो वैली है ना ये डीप होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें समिट इरोजन कम होगा और जो अपलिफ्टमेंट होगा ना उसका रेट बहुत ज्यादा होगा। तो इस कारण से क्या होगा, एच है जो वो बढ़ेगा, क्योंकि पूरा जो अपलिफ्टमेंट है ना बहुत तेज से हो रहा है, तो एच बढ़ेगा। अच्छा, ये पूरा बढ़ेगा ऊपर की तरफ और ये भी नीचे आ रहा है मेरा, ये नीचे आ रहा है, तो एक तो ये भी बढ़ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो ये जब नीचे आ रहा है तो रिलेटिव हाइट भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसमें दोनों बढ़ेगा, ठीक है। और उसमें समझाए थे कि जितना भी स्लोप है सब कन्वेक्स होगा, डेविस में समझाए थे ना, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। देख रहा है ना, कन्वेक्स देख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, समझो यही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो वैली दिखाए समझ में आ रहा है, वैली का फ्लोर। समझ में आ रहा है ना वैली का फ्लोर, ये वैली का फ्लोर है, पानी जाएगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला ऐसे टाइप के है, कन्वेक्स है ना, ये कन्वेक्स है, ये समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड फेज जो होता है ना, फेज ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ है। कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब है ना कि समिट का इरोजन जो है, समिट ऊपर से नीचे इरोड भी तो होगा ना, मैच्योर स्टेज में आ गया, तो जितना रेट से इरोड हो रहा है ना नीचे की तरफ ना, उतना ही रेट से उतना ही रेट से वैली का डीपनिंग हो रहा है। वैली डीपनिंग बोले तो माने जितना रेट से ऊपर से इरोजन हो रहा है, मेरा समिट काटते जा रहा है जितना रेट से, उतना ही रेट से ना ये वैली नीचे इरोड भी होते जा रहा है। अब बताओ एज क्या होगा, स्मॉल एज क्या होगा, रिलेटिव हाइट कांस्टेंट। जितना रेट से ये है, मान लिया कि यहां से इतना कट गया तो ये भी इतना बढ़ गया, इतना ये भी बढ़ गया। अब जितना रेट से यहाँ कट गया, जितना रेट से यहाँ कट गया, उतना ही रेट से यहाँ बढ़ गया, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जितना ऊपर से समिट कटेगा, जितना नीचे से वैली डीपनिंग होगा। तो यहाँ पे क्या मानते हैं ना कि समिट इरोजन जो है ना, समिट जितना इरोड हो रहा है, समिट बोल रहे हैं, समिट जितना इरोड हो रहा है ना, वैली डीपनिंग भी उतना ही होगा। तो इससे क्या होगा ना कि एच तो हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एच जो है, जो स्मॉल एच है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा मिडिल फेज में। मिडिल फेज मतलब कि जैसे देखो इस फेज में भी जो हमारा मैच्योर फेज है, जिसको कि पेंक बोलते हैं कि हमारा फेज ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ है, यहाँ भी ना जब स्टार्टिंग वाला जो होगा ना, कांस्टेंट ग्रोथ का जो स्टार्टिंग वाला फेज जो होगा ना, वो कुछ सिमिलर जैसा होगा, ग्रोथ फेज जैसा होगा। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने जाएंगे ना तो ओल्ड स्टेज का हल्का सा इसमें एबिलिटी आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में देखो 3 सेक्शन बांट दिए हैं, इसी के अंदर 3 सब फेज कर दिए हैं। एक तो कर दिए हैं शुरू वाला, जैसे कि समझ रहे हो ना, ये अलग फेज है, ये मेन फेज हो गया हमारा ग्रोथ फेज। ये हमारा है कांस्टेंट ग्रोथ फेज, ये है कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ फेज है। यहाँ पे बताया है ना कि एक्सेलरेटिंग है, रैपिड रेट अपलिफ्टमेंट है, ये एक्सेलरेटिंग फेज है, ये ग्रोथ फेज है, ये कांस्टेंट ग्रोथ फेज है, ये ठीक है। ये डिक्लाइन फेज है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अपलिफ्टमेंट होगा, जो पूरा का अपलिफ्टमेंट और पूरा का समिट इरोजन, तो पूरा का अपलिफ्टमेंट होगा बहुत ज्यादा होगा समिट इरोजन से, ठीक है। यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट होगा, समिट इरोजन होगा, बराबर होगा मिडिल फेज में। लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग इसका जस्ट बाद जो होगा ना, उसमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट ज्यादा ही रहेगा। लेकिन इसका मिडिल वाला फेज का हल्का सा आगे बढ़ेंगे ना तो अपलिफ्टमेंट कम हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे तब ये जो है ना इसके जैसा हो जाएगा फिर फाइनली, है ना। माने कि मिडिल वाला फेज को ना हम फिर से 3 फेज में बांट दिए हैं, 3 सब सेक्शन में बांट दिए, समझ में आ रहा है ना बता। तो हम बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एच और एच का, स्मॉल एच और कैपिटल एच का, एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम में जाएंगे ना तो थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी लिखने में क्या है, बता देंगे, रटा हुआ सब कुछ नोट्स दे देंगे, रट के जाओ थ्योरी एग्जाम में लिख दोगे। लेकिन क्या है ना कि फील नहीं होगा, एकदम समझ में नहीं आएगा कि पेन क्या कहना चाहते थे, कैसे दोनों के बीच में रिलेशन है, एकदम नहीं समझ में आएगा। तो वही तुमको हम फील कराना चाह रहे हैं कि कैसे देखोगे। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और समिट इरोजन के बीच में डिफरेंस है, ज्यादा अपलिफ्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अपलिफ्टमेंट समिट इरोजन बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट कम है, समिट इरोजन ज्यादा है, ठीक है ना। सिंपल सा तीनों क्यों फेज में बांटे हैं, 3 फेज में बांटे हैं, दोनों का इसी के बीच में है, ज्यादा है इसमें, कम है, बराबर है, कम है इसमें, ठीक है। लेकिन इस फेज में, बीच वाले फेज में समिट अपलिफ्टमेंट और समिट इरोजन बराबर है, लेकिन इससे हल्का जैसे जैसे यंग की तरफ बढ़ेंगे ना, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ फेज की तरफ बढ़ेंगे ना, जो एज का जो है ना हाइट ज्यादा होगा,
कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इसे जैसे थोड़ा लेट की तरफ जाएंगे, मैंने इसके तरफ मूव करेंगे ना, तो हाइट जो है ना, उसका एब्सोल्यूट हाइट है वो डिक्रीज करना चालू होगा। समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा। इस फेज में एच जो है एब्सोल्यूट हाइट है इंक्रीज करेगा, क्योंकि समझ में आ रहा है पूरा का अपलिफ्टमेंट बहुत तेज से हो रहा है, ठीक है। अब वैली डिपनिंग भी तेज से हो रहा है, तो अपलिफ्टमेंट तेज से हो चाहे ना, वैली डिपनिंग तो बहुत तेज से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो एच इसमें हमेशा इंक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज करेगा इसमें, ठीक है। इस फेज में क्या इसमें एच हमेशा डिक्रीज करेगा, इसमें एच हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि पूरा का इरोजन होल चलावेगा ना, ये पूरा का समिट भी इरोड होते चलावेगा, और वैली डिपनिंग भी नहीं होगा। अब वैली डिपनिंग नहीं ना होगा, यंग फेज में वैली डिपनिंग होता है ना, ग्रोथ फेज में पानी एकदम नीचे मारता है, नीचे से होता है। अब नीचे ये इरोड होना बंद हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया है, ये मेरा इरोड होते आ रहा है धीरे धीरे, तो एच भी घटेगा, तो एच भी घट रहा है, और ये तो घटेगा ही, क्योंकि वैली इरोड होते पूरा सा ऊपर से इरोड होते आ रहा है ओल्डर स्टेज में, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे ना एच कांस्टेंट होगा, यहाँ पे तीनों फेज में कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम मान ही लिए हैं ऐसा कि समिट इरोजन जो है ना वैली डिपनिंग के बराबर है। समिट जितना तेजी से इरोड हो रहा है ना, मानते हैं कि उतना ही तेजी से वैली भी डिपनिंग होते आ रहा है नीचे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ गया। अभी तो समझ में आता है कि यहाँ पे कन्वेक्स बनता है, यहाँ पे रेक्टिलिनियर बनता है, और यहाँ पे जो बनता है वो क्या होता है, कनकेव होता है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज, या इसको बोलते हैं बैनिंग फेज। ये बैनिंग है, बैक्सिंग नहीं है। यहाँ पे है ये बैक्सिंग फेज, यहाँ पे बैक्सिंग फेज है, और ये बैनिंग फेज है ये, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि ये जो मिडिल जो कांस्टेंट ग्रोथ फेज है वहां पे रेक्टिलिनियर होता है। इस तरह से बनाएंगे डायग्राम। यहाँ डायग्राम बनाना बहुत आसान है, जो बनाना है ना, जैसे कि मान लिया कि ये बनाना है हमको, जैसे कि बनाना है हमको फर्स्ट फेज का बनाना है कन्वेक्स वाला, तो कन्वेक्स ये पहले दिखा दो, फ्रंट फेज है कन्वेक्स ये दिखा दो, थोड़ा सा ये आगे वाला ऊपर कर दो, ठीक है। और जैसा ये है ना वैसा ही एक यहाँ बना दो, और वैसा ही नीचे बना दो, वैसा ही ऊपर बना दो, ठीक है। और ऐसे गया है ना, तो ऐसे नहीं, ये ऐसे गया है ना, तो उल्टा कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, यही तो है। इसमें भी सेम है, जो रेक्टिलिनियर दिखा दो, इसको लंबा कर दो। अब जैसे ये आया है उस तरह से यहाँ पे डाल दो, सीधा सीधा सा कुछ डाल दो, और ऐसे गया है ना तो ऐसे दे दो, ऐसे नहीं, ये ऊपर वाला जैसा, ये वैली का सेकंड पोर्शन है ना, वैली का एक साइड वाला वैली का ऐसे ही दिखेगा, और अनदर साइड वाला एक तरह जैसे दिखेगा ना, हो गया। इसमें क्या है, जैसे कि सबसे पहले वैल्यू जो हमको कनकेव बनाना है, तो कनकेव वैल्यू बना दो, कनकेव हो गया, ऐसे ही बनता है ना कनकेव, देखो ना ये तो है, या कनकेव बना दिया वैल्यू इस तरह से। अब नीचे वाला जैसे है उस तरह से यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो इस तरह से, और ऐसे है तो ऐसे बना दो, इसको मिला दो इस तरह से, हो तो गया। सिंपल सा, ये बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत लोगों का क्या होता है ना कि देख तो लिए कि ऐसे बना हुआ है, अब एग्जाम में गए बना रहे हैं इसमें लगता है कि भीख दान लेने के लिए कटोरा बना रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब कैसे बनाएंगे ताकि वहां पे हाथ चले तेजी में, ठीक है ना। बता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हमको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों हाइट बढ़ता है बैक्सिंग फेज या ग्रोथ फेज, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट फेज या कहा गया सेकंड फेज ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ फेज, ठीक है। यहाँ बैक्सिंग फेज यहाँ पे, या ग्रोथ फेज, यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ फेज, यहाँ पे बैनिंग फेज या डिक्लाइनिंग फेज, माने कि यहाँ पे ग्रोथ फेज, कांस्टेंट ग्रोथ फेज, डिक्लाइनिंग फेज, इसको बैक्सिंग भी बोलते हैं, इसको बैनिंग भी बोलते हैं। और जो जर्मन नाम है उसको याद करना जरूरी नहीं है, टफ है। इसको बोलते हैं जैसे कि Abstiegende Entwicklung, इसको बोलते हैं Glitchmorphige Entwicklung, इसको बोलते हैं Abstiegende Entwicklung, तो याद करना टफ है थोड़ा सा। अब इसी के बेसिस पे ना इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पे दोनों बढ़ता है, यहाँ पे दोनों घटता है, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब इसी के बेसिस पे ना हम डायग्राम देखेंगे। ये हाइट है मेरा, ठीक है, और ये मेरा फेज है, जैसे 3 फेज हो गया ना, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, 3 फेज है ना। अब डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज कर रहा है, ऊपर वाला है जो एब्सोल्यूट हाइट का है, और ये जो गैप दिखा रहा है ना, ये मेरा ये है रिलेटिव हाइट है। नीचे वाला जो हाइट है ना, ये रिलेटिव हाइट नहीं है,
ये बेस पॉइंट है नीचे से, क्योंकि एक ही डायग्राम में दो चीज को हम नहीं दिखा सकते हैं। एक ही डायग्राम में दो चीज को नहीं दिखा सकते हैं, गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ना कि ये नहीं है, ये जो डिफरेंस है ना वो स्मॉल हाइट है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में एच इंक्रीज कर रहा है, एब्सोल्यूट हाइट इंक्रीज कर रहा है। तो देखो ये एब्सोल्यूट हाइट देखो ये इंक्रीज करते जा रहा है, इसका हाइट इंक्रीज करते जा रहा है ना एब्सोल्यूट हाइट, ठीक है। यहाँ पे एच कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एच ऐसे आना चाहिए था, लेकिन याद करो ये जो कांस्टेंट है ना ये तुमको बीच में जनरली कांस्टेंट है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसी का इफेक्ट दिखता है। 3 फेज बताया है ना, और लास्ट में इसका इफेक्ट दिखना चालू होता है। मतलब स्टार्टिंग में हल्का सा इंक्रीज तो करेगा, फिर कांस्टेंट टाइप का रहेगा, फिर डिक्रीज करना चालू करेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ओवरऑल कांस्टेंट होगा, एवरेज निकालोगे ना इसका तो कांस्टेंट होगा। अब इस फेज में क्या होगा, एच डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करा दिया इसको। एच का तो ये आसान है बनाना। अब ये स्मॉल एच का बनाओ। स्मॉल एच क्या है, शुरू में एच बढ़ रहा है, तो क्या किया इसको इस तरह से ले गए ना, इसको इस तरह से ले गए ना कि ये जो गैप है ना मेरा बढ़ते चला जाए, ठीक है। ये गैप है ना बढ़ते चला जाए। एच कांस्टेंट है, माने यहाँ भी वही चीज होगा, शुरू में बढ़ेगा फिर कांस्टेंट 2 हो जाएगा, हाँ हल्का सा घटेगा। एच कांस्टेंट मान लेते हैं, उसमें एच डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ना ये डिक्रीज करते चला जाएगा। नहीं, ये मत देखो कि ये बढ़ रहा है कांस्टेंट है, ये घट रहा है, यही तो गड़बड़ है। जो ऐसे से है, जो मतलब ऊपर नीचे है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, वो देखना। नहीं तो वो कांस्टेंट रहेगा, यही तो है। एच जो है ना क्या बताएं, एच जो डिफरेंस है ना ये एच है मेरा, हाँ तो तो वही तो बढ़ ये जो रहा है ना वो हमेशा सेम रहेगा। एच कांस्टेंट है ना गौतम, हाँ तो इसको तो हम लेके चले गए हैं, इसको ऊपर वाला को तो लेके चले गए हैं इसका हाइट के हिसाब से, नीचे वाला इस तरह से ले जाएंगे ना कि इसका बीच का डिफरेंस है ना वो ये रहे। एच यहाँ पे इंक्रीज करा था तो यहाँ पे इंक्रीज करते चला गया। एच यहाँ पे कांस्टेंट है, माने कि इसको इस तरह से ले जाएंगे ना कि इसके बीच का गैप है ना वो कांस्टेंट रहे सारा में, ठीक है। दिखाए हैं ना यहाँ पे इस तरह से दिखाए हैं कि एच कांस्टेंट नहीं दिख रहा तुमको, हाँ, जितना गैप यहाँ उतना गैप यहाँ है। अब यहाँ पे एच डिक्रीज करेगा, मतलब इस तरह से लेके जाएंगे ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस घटता चला जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। लेकिन डेविस में पढ़े थे तो डेविस में क्या था, डेविस में था कि t=0 पे रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है। तो देखो यहाँ से रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हो गया, यहाँ चला गया, ये इस तरह से उठ के यहाँ आ गया t=0 पे, बहुत ही स्मॉल टाइम में, ठीक है। उसके बाद यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, इसी की तरह। लेकिन इसमें देखो, इसमें ध्यान करो, इसमें होता है कि यंग स्टेज में एच कांस्टेंट रहता है। कैसे? क्योंकि इरोजन लेटरल क्योंकि इरोजन करेगा, इरोजन तब तक नहीं होता है जब तक कि कंप्लीट अपलिफ्टमेंट ना हो जाए। हाँ। एक बार जब कंप्लीट अपलिफ्टमेंट हो गया उसमें तो फिर यंग फेज में तो कहीं इरोजन होता नहीं है ऊपर से, उसका टॉप उसका तो वर्टिकल होगा, हाँ, तो सिर्फ वर्टिकल इरोजन होगा, वैली डिपनिंग होगा। तो यहाँ पे तो एच कांस्टेंट होता है, तो ये जो होगा ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा एच, ठीक है। कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हल्का वैल्यू घटेगा तो घटेगा, ऐसे कांस्टेंट होगा ऑलमोस्ट। लेकिन एच जो है रिलेटिव हाइट है वो तो बढ़ेगा क्योंकि वैल्यू डिपनिंग हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे ना, इस तरह से लाएंगे ना कि इसके बीच का डिफरेंस बढ़ते चला जाए। तो देख रहा है यहाँ से इस तरह से लेके गए हैं, इस तरह से लेके गए हैं, माने यहाँ पे इस तरह से है तो ये बढ़ ऐसे नीचे जा रहा है, दिख रहा है ना कि नीचे जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा, बट ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मैच्योर में क्या होगा कि एच तो घटेगा क्योंकि टॉप फ्लोर भी तो इरोड होगा ना। एच स्मॉल एच क्या है, ये रिलेटिव हाइट है, ये क्या होगा रिलेटिव हाइट, ये भी घटेगा, ऊपर से घटेगा तो घटेगा, हाँ। तो इसमें क्या होगा रिलेटिव हाइट घटेगा, रिलेटिव हाइट इसलिए घटेगा, ऊपर से जब इरोड होगा तो क्या कहते हैं डीपनिंग भी कम हो जाएगा मैच्योर में, तो कम भी करेगा ना। इसमें कांस्टेंट तो होता नहीं है, दोनों बराबर नहीं होता है ना, ये तो पेन का माने है कि बराबर होता है, वो तो माने थे नहीं कि बराबर होगा, वो बस है कि मतलब कि कुछ और ही हम बताना चाह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एच हमारा मतलब कि एच हमारा क्या है, कैपिटल एच क्या है हमारा है, एब्सोल्यूट हाइट है। एब्सोल्यूट हाइट क्या होगा हमारा, समिट जो है, समिट इरोड होना चालू होगा मैच्योर स्टेज में। तो जब समिट इरोड होना चालू होगा मैच्योर स्टेज में, तो हमारा क्या होगा, हमारा समिट जब इरोड होना चालू होगा तो जो एब्सोल्यूट हाइट है वो घटेगा ना।
और इसमें क्या होगा कि अब हमारा जो है समिट इरोड तो हो रहा है, भारी भारी कम डिपनिंग है। नहीं हो रहा है। जब भारी डिपनिंग नहीं हो रहा है तो स्मॉल एच घटेगा ना। तो इस तरह से ये तो इसको पहले दिखा देंगे कि घट रहा है, ये हाइट के हिसाब से, ये तो इसके हिसाब से घट रहा है, स्केल पे घट रहा है, दिख रहा है ना घट रहा है। लेकिन ये जो घट रहा है ना, इस तरह से इसको बनाएंगे ना कि ये घटते हुए दिखे ऐसे, ठीक है। और फिर इसमें तो दोनों घट रहा है ना, तो इसको घटा दिए और उसके बाद इसको घटा दिए स्केल से, और इसको घटा दिया इस तरह से कि दोनों के बीच में डिफरेंस घटते चला जाए, ठीक है ना। ये तो कन्वेक्स यहाँ भी तुमको दिख रहा होगा, देखो ना कन्वेक्स दिख रहा है ना यंग स्टेज में। इसमें देखो रेक्टिलिनियर दिख रहा है इस तरह से, इसमें देखो इस तरह से दिख रहा है, इसमें भी तो वही चीज है। लेकिन इसका जो इंड प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे डेविस में इंड प्रोडक्ट हम क्या बताए थे, जिसमें इसमें मोनाइड नॉक बनता है, मोनाइड नॉक बनता है ना, या उसको मोनाइड नॉक बनता है जो अंतिम में जो जैसे माउंटेन, ये तो माउंटेन ही है ना, ये माउंटेन ही है तो जो इरोड हो रहा है ना, इरोड हो करके जैसे ऐसे माउंटेन था, इरोड हो कैसे ऐसे करके एक ऐसे छोटा सा एक बच जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना जो बच जाता है थोड़ा सा हल्का सा, उसको बोलते हैं मोनाइड नॉक बोलते हैं। और वही फिर से इरोड होकर ना एक प्लेन बना देता है, तो उसको बोलते हैं पेडी प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्लेन के केस में क्या होता है कि जो बच जाता है ना, हल्का सा जो इरोड होकर हल्का सा जो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ रहता है, उसको इंसेलबर्ग बोलते हैं। और वो फिर क्या है ना, टाइम के साथ साथ धीरे 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 बहुत साल के बाद धीरे धीरे वही प्लेन हो जाता है, उसको बोलते हैं इंड रम्फ बोलते हैं। जैसे यहाँ बोलते हैं प्राइमर रम्फ बोलते हैं, तो वहां बोलते हैं इंड रम्फ बोलते हैं। ये स्टार्टिंग का है, वो इंड का है। इवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, इवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, मतलब ये देखना है ना इवैल्यूएशन में कि वो जैसे कि जर्मन थे, तो इनका जो थ्योरी जो भी जर्मन में है तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है ना कि समझ में नहीं आता है थ्योरी। समझने के लिए थ्योरी दिया जाता है, समझ ही नहीं आ रहा तो क्या मतलब है फिर। इनका डेथ था ना, थ्योरी कंप्लीट करने से पहले ही हो गया था, तो इस कारण से भी इनका थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस कारण से इनका थ्योरी भी समझ में लोगों को नहीं आ पाया। जब कंप्लीट ही नहीं थ्योरी किया तो अपना अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ना, कोई कुछ समझेगा कोई कुछ समझेगा थ्योरी को, तो वो था इनकम्प्लीट थ्योरी। बताए तो अभी डेथ हो गया था, इनकम्प्लीट रह गया थ्योरी। मिसलीडिंग रिव्यू बाय डेविस डेविस का खुरपाती एक और था यहाँ पे। डेविस सोचा ना क्या कि हमारा थ्योरी तो बहुत फेमस है, अब पढ़ लिया थ्योरी को, पढ़ लिया और समझ गया कि मेरा थ्योरी के उल्टा ही थ्योरी दिया हुआ है, ये ज्यादा सटीक थ्योरी है। तो क्या किया ना, जब समझा रहे थे, ये तो मर गए थे, तो इनका डेथ हो गया था, जब डेविस समझा रहे थे ना, तो जो इसका इंग्लिश में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया ना, तो उल्टा सीधा कर दिए उसमें, मैंने मिसलीड कर दिया, लोगों को भटका दिए कि इसका थ्योरी नहीं सही है। ऐसे करके बाद में और भी साइंटिस्ट लोग इसका ट्रांसलेशन किया ना, तब जाके इसमें क्लियरली समझाया कि क्या मतलब है, तब जाके समझ में आया लोगों को कि हाँ ये ज्यादा माने कि ये प्रैक्टिकल थ्योरी है। और ये मिसलीडिंग रिव्यू बाय डेविस, और डिफिकल्ट वर्ड यूज किया गया, बताया कि जर्मन वर्ड यूज किया गया, डिफिकल्ट समझने में है। और ये बोलते हैं लॉन्ग कॉन्टिनेंटल अफ्लिक्टमेंट, जैसे कि ये बोलते हैं ना स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कि ये बोलते हैं कि इसका जो अफ्लिक्टमेंट होता है ना, हाइड्रोजन होता है साथ में तो चलते रहता है, तो ये बोलते हैं ना कि लॉन्ग कंटिन्यूड अफ्लिक्टमेंट, माने कोई भी लैंडफॉर्म्स है ना उसका मतलब कंटिन्यूअसली अफ्लिक्टमेंट होते रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअस अफ्लिक्टमेंट होते रहता है और हाइड्रोजन होते रहता है। अपलिफ्टमेंट तो तब होता है ना जब कहीं पे कोई प्लेट वगैरह, प्लेट मार्जिन पे आ गया, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वहां पे टेक्टोनिक इवेंट्स हो रहा है, तब ना अपलिफ्टमेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि हर समय हर चीज का अपलिफ्टमेंट ही होते रहता है। ये बोले थे कि लॉन्ग कंटिन्यूड अपलिफ्टमेंट होता है, जो जिसपे कि बाद में साइंटिस्ट लोग इस पर क्वेश्चन किए हैं, तो ये इनका एक ड्रॉबैक है। लेकिन हिमालय तो कंटिन्यू ही तो हिमालय तो अति पे है जी, प्लेट पे है जी, हिमालय प्लेट मार्जिन पे है, यूरेशियन प्लेट और इंडोस्ट्रालिक प्लेट। जो प्लेट पर है वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन जो प्लेट पर नहीं है वो नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं है कि प्लेट पे है वो अपलिफ्टमेंट ही होगा। जैसे कि अगर डाइवर्जिंग कन्वेक्शनल लिम्ब पे आ गया तो वहां पे तो उसका अंदर की तरफ जाएगा ना। डाइवर्जिंग नहीं है, मतलब समझो जैसे कि कोई लैंडफॉर्म है, यहाँ पे मतलब कि डाइवर्जिंग लिम्ब आ गया तो अपलिफ्टमेंट होगा। हाँ, डाइवर्जिंग है तो अपलिफ्टमेंट होगा। मतलब कि कन्वर्जिंग लिम्ब आ गया, अगर मतलब कि इस तरह से मतलब कि कन्वर्जिंग लिम्ब आ गया अगर, तो ये तो प्लेट बंद करके चला जाएगा ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ से क्रस्ट निकलेगा ना धीरे धीरे, बसाल्टिक वगैरह बाहर निकलेगा धीरे धीरे। तो जहाँ प्लेट पे होगा वहीं पे होगा, टेक्टोनिक इवेंट्स होगा ना, हर जगह तो होगा नहीं। तो ठीक है गाइज, थोड़ा टाइम लग गया होगा, बट ये थ्योरी समझना बहुत जरूरी है और डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है डेविस पेंक के बीच में। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि रटते रहते हैं और उनको रियल समझ में नहीं आता है कि रियल थ्योरी क्या कहता है, कैसे क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे ज्योग्राफी के थ्रू अगर डायग्राम के थ्रू आप समझ गए ना तो बहुत थ्योरी समझ गए। आगे समझ में नहीं आया ना तो समझिए कितना आप रटते रहिए कि हाँ डेविस ये थे डेविस वो थे, कोई मतलब नहीं बनता है।
तो मैं आपको आई होप कि मैं आपको समझाने में डिफरेंस तो इनका ये वो डायग्राम ही डिफरेंस है। हाँ, डायग्राम ही हल्का सा छोटा सा अच्छा बात। ठीक है, देखते हैं ना, ठीक है 5 मिनट देखते हैं, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, कितना टाइम हुआ वीडियो का? 35 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना डिफरेंस पूछ लेता है, तो देख लेते हैं ना कि डिफरेंस कहाँ है। तो सब देखते हैं, कुछ चीज पे ना डिफरेंस तुमको दिखेगा। जैसे देखो, मोर कंसर्न अबाउट प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस पे नहीं, मतलब कि ये मतलब कि पहला चीज तो आ जाएगा ना, कि जैसे कि मतलब कि ये बोलते हैं ना, डेविस बोलते हैं कि लैंडफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है ना, लैंडफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। वो था ना, डेविस थे ना, मतलब कि एक तो तुम हेडिंग दे सकते हो ना, टाइम दे सकते हो, एक हेडिंग तुम टाइम दे सकते हो, एक हेडिंग तुम डिफरेंस बताओगे ना, तो एक हेडिंग टाइम दे सकते हो। अब बता सकते हो कि डेविस थे जो टाइम डिपेंडेंट थे, उनका कहना था कि जो कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम का फंक्शन होता है, तो यहां से तो एक आ जाएगा ना एक। और ये है टाइम इंडिपेंडेंट है। ये फेज बेस बात करते हैं कि कोई भी लैंडफॉर्म्स होता है जो कि अलग अलग फेज में उसका ग्रोथ होता है लैंडफॉर्म्स का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टाइम के साथ साथ वो फेज आगे ही जाएगा। अगर वहां पे सब कोई टेक्टोनिक इवेंट्स होता है वहां पे, और अगर रिवर रिजुविनेट हो जाता है या कोई अलग एक्टिविटी होता है, तो वो है ना कि वहां है कि ओल्ड स्टेज में भी यंग स्टेज ऐसा बिहेव कर सकता है, जो चैनल होता है, रिवर जो होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइम के साथ साथ फेज आगे ही बढ़ेगा। फेज है जो कि अलग एक है, जो कि लैंडफॉर्म्स है वो अलग अलग फेज पे डिपेंड करेगा, टाइम डिपेंडेंट नहीं है वो। तो ये एक टाइम पे आ गया। दूसरा है कि मतलब कि है कि फोर्स के बारे में, दूसरा कर सकते हैं फोर्स के बारे में। डेविस बोलते हैं ना कि एक्सोजेनिक फोर्स को ज्यादा कंसिडर करते हैं, जैसे कि वो ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोई भी लैंडफॉर्म्स का इरोजन होना स्टार्ट होता है ना, तो एक बार सडन अपलिफ्टमेंट होता है। सडन अपलिफ्टमेंट होता है तब तक इरोजन नहीं होता जब तक लैंडफॉर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाता अपलिफ्टमेंट, उसके बाद इरोजन होना स्टार्ट होता है। बट ये बोलते हैं कि नहीं, अपलिफ्टमेंट स्टार्ट में चलते रहता है और इरोजन भी साथ में चलते रहता है। तो इसका मतलब ये इनका मेन फोकस है, अपलिफ्टमेंट में मेन फोकस है, तभी तो बोल रहे हैं कि साथ में अपना थ्योरी के साथ में लेके जा रहे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अपलिफ्टमेंट करवा लो पहले, जैसे लग रहा है लोगों को छूट रहा है, जैसे लग रहा है उनका थ्योरी ना, उन थ्योरी में कहीं जगह ही नहीं दिए हैं अब तक, उनको बोल रहे हैं कि नहीं पहले इसको होने दो, उसमें भी टीच का जीरो टाइम दे रहे हैं, माने कि इसको जल्दी से करके हटा दो और उसके बाद हम अपना काम करेंगे, मतलब उसको साइड कर दिए हैं वो। तो जो इंडोजेनिक फोर्स है जो इंडोजेनिक फोर्स है ना, इंडोजेनिक फोर्स जो है उस पर डेविस डिस्कस ही नहीं करते हैं, बस खाली कंसीडर करते हैं, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। बोलते तो हैं कि कोई भी लैंडफॉर्म से फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, लेकिन मतलब कि प्रोसेस के बात करते हैं, लेकिन वहां पे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं इसका। तो ये हो गया ना कॉलम, दो पॉइंट यहां से निकल गया ना, एक टाइम का एक फोर्स का, दो निकल गया, समझ में आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन है तो बताना। टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, बेस चेंजेस हो गया, और क्या इसका डिफरेंस हो जाएगा? हाँ, तीसरा कह सकते हो कि उनका जो है ना, कि ये मतलब कि इरोजन का कर सकते हो, वो कहते हैं कि ये तो फोर्स की बात हो गया, वो कहते हैं कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों साथ में होगा, पिंक। और डेविस कहते हैं नहीं, पहले उठने दो तब उसको कंसीडर करेंगे। यहां से एक डिफरेंस आ जाएगा ना, डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद मतलब कि उसके बाद क्या कह सकते हो, टाइम हो गया, अपलिफ्टमेंट और इरोजन हो गया। देख एक बार वहां से, इरोजन दोनों साथ में होता है। ये भी है कि स्टार्टिंग इरोजन, यहाँ पे स्टार्टिंग में बता सकते हो कि स्टार्टिंग इरोजन कहाँ से होता है, कि अपलिफ्टमेंट कंप्लीटली हो जाएगा उसके बाद होगा। और ये कहते हैं कि नहीं, दोनों साथ में चलेगा, कोई एग्जिस्टेंट वाला, ठीक है ना? और बताओ कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत सा हो सकता है, जो कंसेप्चुअल डिफरेंस, हम कंसेप्चुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इनका यहां से निकल जाएगा, तुमको यहां से निकल जाएगा एक डिफरेंस, यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहां से निकल जाएगा एक डिफरेंस। इसमें कहते हैं कि यंग फेज में भी इनका जो एब्सोल्यूट हाइट है वो ग्रो करता है। इनका यंग स्टेज में एब्सोल्यूट हाइट क्या है? ये कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट हाइट में यंग स्टेज कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे माने कि तुम कर सकते हो, यहाँ पे यंग स्टेज कर देना, यहाँ पे यंग स्टेज कर देना, अब बता देना कि यंग स्टेज में इनका हाइट, एब्सोल्यूट हाइट इनका इंक्रीज करता है, बट इनका क्या होता है कि एब्सोल्यूट हाइट कांस्टेंट रहता है इनका, ठीक है ना? इनका एब्सोल्यूट हाइट कांस्टेंट रहता है। रिलेटिव हाइट तो दोनों में इंक्रीज करता है, रिलेटिव हाइट दोनों में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना? तो रिलेटिव हाइट यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी रिलेटिव हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, और एब्सोल्यूट हाइट का भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एब्सोल्यूट हाइट यहाँ पे इंक्रीज करता है, इनका कांस्टेंट रहता है समिट अति के कारण। तो यंग स्टेज का कर सकते हो, फिर मैच्योर का भी कर सकते हो, मैच्योर का भी आ जाएगा ना, दोनों उसमें कांस्टेंट है, नीचे वाले में दोनों कांस्टेंट है, लेकिन इनका ये डिक्रीज होते जाता है।
तो ये हो जाएगा। और ओल्ड स्टेज का भी कर सकते हो। ओल्ड स्टेज में बताओगे कि ओल्ड स्टेज में फाइनल इरोजन होने के बाद वो जो उनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है डेविस का बनता है, उसको मोनाड नॉक बोलते हैं। मोनाड नॉक बोलते हैं ना, एंड प्रोडक्ट कर सकते हो। और इनका जो बनता है उसमें इंसलबर्ग बोलते हैं। एक और कर सकते हो कि फाइनल में जो मोनाड नॉक होता है ना डेविस के थ्रू, मोनाड डेविस के कहने के हिसाब से मोनाड जो होता है, मोनाड नॉक जो होता है वो फाइनल इरोजन होने के बाद वो पेडी प्लेन बनाता है, पेडी प्लेन बनाता है। लेकिन वो कहते हैं कि इंटरम बनाता है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट भी कह सकते हो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट में वो कहते हैं कि जब लिफ्टमेंट होता है वो प्लेन सरफेस होता है, कंप्लीट लिफ्टमेंट होने के बाद स्टार्ट होता है इरोजन। जो स्टार्टिंग में होता है ना फीचरलेस प्लेन होता है, लेकिन ये कहते हैं कि प्राइमर रम्प होता है स्टार्टिंग में। तो ये भी डिफरेंस है। तो कितना सारा डिफरेंस हो गया। स्टार्टिंग ऑफ इरोजन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इरोजन, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद दोनों का टाइम हो गया, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। फोर्स हो गया, एंडोजेनिक फोर्स को ज्यादा फोकस करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स को ज्यादा फोकस करते हैं। इरोजन हो गया, इरोजन में क्या होता है कि स्टार्टिंग इरोजन होता है जो कि बोलते हैं कि अपलिफ्टिंग होने के बाद होगा, ये बोलते हैं कि दोनों साथ में चलता है। फिर यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज आ गया। फिर इंड प्रोडक्ट आ गया। फिर इंड प्रोडक्ट का भी जो होता है वो भी उसका कंप्लीट इरोजन होने के बाद एक फाइनल प्लेन बनाता है, वो हो गया। तो एक यहाँ से जो प्राइमर रैंप और जो प्राइमर रैंप और फीचरलेस प्लेन हो गया, और एक मोनाडनॉक हो गया, और ये इंसलबर्ग हो गया, और ये कि जो तुम्हारा लास्ट में जो प्लेन बनता है वो 3 को तो तुमको प्लेन फीचर से तुमको निकल जाएगा। यंग स्टेज, ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज से 3 को निकल जाएगा, 6 को निकल जाएगा ना। 6 को निकल जाएगा। एक फोर्स निकल जाएगा, एक इरोजन निकल जाएगा, एक टाइम निकल जाएगा। 9 को निकल गया ना। 9 पॉइंट पर डिस्कशन हो जाएगा डायग्राम के साथ में, तो आंसर तो ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो ये कैसे आंसर लिख सकते हैं अलग अलग कर करके, ये है। ठीक है ना। तो ठीक है गाइज, मुझे लगता है कि मैं 2 क्वेश्चन आज आप लोगों का कर दिया हूँ। एक तो डेविस का मतलब डेविस का मैं पेंक समझा दिया, और पेंक के बाद अब मैं डेविस पेंक का दोनों का आपको डिफरेंस समझा करके एग्जाम में कैसे लिखना है, डिफरेंस कितने पॉइंट हेडिंग पे आपको डिफरेंस आएगा, ये समझा दिया। तो मुझे लगता है आज का डिस्कशन बहुत हेल्दी था। तो कल मिलते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गाइज, थैंक यू।